नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी से बात करते हुए आपको लगे कि यार ये कह कुछ और रहे हैं पर अंदर की बात कुछ और है। हाँ, अक्सर होता है। जैसे मीटिंग में कोई कलीग है, आपकी बात पे हाँ तो कर रहा है, सिर हिला रहा है, पर आपको वो फीलिंग आ रही है कि नहीं ये माने नहीं है मेरी बात। बिल्कुल। ये कैसे पता चले कि शब्दों के पीछे चल क्या रहा है असल में? यही तो असल चीज है ना। हम लोग अक्सर शब्दों पर इतना फोकस करते हैं कि वो जो बिना शब्दों वाला कम्युनिकेशन है, इशारे, हाव भाव, आवाज का टोन, उसे मिस कर जाते हैं। हाँ, और इसे समझना ये एक तरह की कला है, बहुत जरूरी भी। बिल्कुल। और देखिए, इसी कला को थोड़ा समझने के लिए आज हम पैट्रिक किंग की किताब है रीड पीपल लाइक अ बुक, उसके एक डिटेल सारांश की गहराइयों में उतर रहे हैं। अच्छा। कोशिश यही है कि ये जो अशाब्दिक संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, बोलने का तरीका, इसके संकेतों को समझें ताकि पता चले कि लोगों की असली भावनाएं, उनके इरादे क्या हो सकते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हम सब जाने अनजाने लगातार सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। अपने बारे में। राइट। राइट। अपने हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से। तो इन सिग्नल्स को पढ़ना सीखना मतलब किसी की मेंटल और इमोशनल स्टेट का बेहतर अंदाजा लगा पाना। तो ये सिर्फ किसी के मन की बात जानने जैसा नहीं है, बल्कि उनके बर्ताव को ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश है। एग्जैक्टली। ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है कि अच्छा हाथ बांधे तो मतलब डिफेंसिव। नहीं, ये एक गहरी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना है। ये समझना कि किसी खास इशारे का किसी खास कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब हो सकता है। ये बारीकी वाली समझ है, कोई सतही अनुमान नहीं। चलिए तो फिर खोलते हैं इस विषय की परतें। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव-भाव। हाँ। किताब भी कहती है, और शायद हम सबने महसूस भी किया है, कि शब्द तो झूठ बोल सकते हैं, पर शरीर अक्सर सच उगल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो फिजिकल रिएक्शंस हैं वो अक्सर हमारी भावनाओं से सीधे जुड़ी होती हैं और कई बार हमारे सचेत कंट्रोल से बाहर होती हैं। अच्छा। चलिए पॉस्टे से शुरू करते हैं। बैठने या खड़े होने का ढंग, ये किसी के कॉन्फिडेंस या खुलेपन का पहला सिग्नल हो सकता है। हाँ, किताब में जिक्र है दो तरह के पोस्चर का। एक तो ओपन पोस्चर, जैसे आराम से बैठना, हाथ खुले रखना, थोड़ा फैल के बैठना। कहते हैं ये आत्मविश्वास, सहजता और बातचीत में इंटरेस्ट दिखाता है। और दूसरा है क्लोज्ड पोस्चर, जैसे हाथ या पैर क्रॉस कर लेना, कंधे झुका लेना, शरीर को थोड़ा सिकोड़ लेना। हाँ। ये अक्सर डिफेंसिवनेस, इनसिक्योरिटी या असहमति या बातचीत से थोड़ा कटने का संकेत माना जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा जानबूझकर होता है या अनजाने में? और मान लीजिए कोई क्लोज्ड पोस्चर में है, तो क्या हमें टोक देना चाहिए कि भाई सब ठीक है, असहज लग रहे हो? ज्यादातर तो ये अनजाने में ही होता है, हमारी अंदरूनी फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन होता है। और सीधे टोकना शायद हमेशा सही ना हो, खासकर अगर आप अच्छे से नहीं जानते उस व्यक्ति को। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर कोई बातचीत के दौरान अचानक अपना पोस्चर बदलता है। अच्छा, बदलाव। हाँ, मान लीजिए किसी खास टॉपिक पर बात करते हुए वो एकदम से हाथ बांध लेता है, तो ये एक जरूरी सिग्नल है। राइट। ये दिखाता है कि शायद उस टॉपिक ने या उस बात ने उसे असहज कर दिया या वो उससे सहमत नहीं है। ये बदलाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बदलाव पर नजर रखनी है। पोस्चर के बाद हाथों की हरकतें, हैंड जेस्चर्स, खुली हथेलियां दिखाने को अक्सर ईमानदारी और खुलेपन से जोड़ा जाता है। हाँ, ये एक तरह का सबकॉन्शियस सिग्नल है कि देखो मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। इसके उलट हाथों को छुपाना, जैसे जेब में डाल लेना या पीछे कर लेना या टेबल के नीचे रखना, ये कई बार कुछ छिपाने की कोशिश या अनिश्चितता या इनसिक्योरिटी का सिग्नल हो सकता है। और ये हाथों से चेहरे को छूना, किताब कहती है बड़ा दिलचस्प है। नाक या होंठ छूना, गर्दन रगड़ना, इसका क्या मतलब हो सकता है? चेहरे को छूने के कई मतलब हो सकते हैं और यहीं पर कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, कुछ स्टडीज कहती हैं कि स्ट्रेस में, घबराहट में या झूठ बोलते समय लोग अनजाने में अपना चेहरा ज्यादा छूते हैं। ये एक तरह की सेल्फ सूदिंग कोशिश हो सकती है, खुद को शांत करने की। अच्छा। या ध्यान भटकाने का तरीका। लेकिन ये हमेशा सच हो जरूरी नहीं। हो सकता है कोई सिर्फ गहरी सोच में हो या उसे सच में खुजली हो रही हो। सही बात है। तो मतलब एक इशारे से सीधे नतीजे पर नहीं कूदना, ये जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। अब आते हैं आई कांटेक्ट पर, आंखों का संपर्क।
नॉर्मल सहज आई कांटेक्ट को तो कॉन्फिडेंस और ध्यान देने का संकेत माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंसान बातचीत में इन्वॉल्व है, सहज है। वहीं लगातार घूरना, बिना पलक झपकाए देखना, वो कई बार अग्रेशन या डोमिनेंस दिखाने की कोशिश हो सकता है। और आंखें चुराना, इसके बारे में किताब कहती है कि ये शर्म, इनसिक्योरिटी, झूठ या बोरियत का संकेत हो सकता है। लेकिन इसमें भी पेंच है, शर्मीले लोग तो वैसे ही कम आंख मिलाते हैं, तो फर्क कैसे करें? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आंखें चुराने के कई कारण हो सकते हैं और हमेशा नेगेटिव नहीं होते। अच्छा। हाँ, हो सकता है कोई कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो या कोई मुश्किल जानकारी को प्रोसेस करने के लिए नजरें हटा रहा हो। कुछ कल्चर्स में बड़ों से सीधे आंख मिलाना ठीक नहीं मानते। तो सिर्फ आंखें चुराने से किसी को झूठा या इनसिक्योर मान लेना गलत होगा। हमें देखना होगा कि बाकी सिग्नल क्या कह रहे हैं। क्या उनका पोस्चर भी बंद है, आवाज में तनाव है, क्या वो असहज दिख रहे हैं? मतलब पूरी पिक्चर देखनी होगी। ओके, चलिए अब एक और लेयर खोलते हैं जो शायद और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये क्या भला है? माइक्रो एक्सप्रेशंस, हाँ, ये चेहरे पर आने वाली वो बहुत ही छोटे पल भर के भाव होते हैं, अक्सर 1 सेकंड के 15वें या 25वें हिस्से के लिए। इतना कम? हाँ, और ये हमारी सच्ची अंदरूनी भावना को दिखा देते हैं, भले ही हम उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश कर रहे हों। ये इतने पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि ये लगभग पूरी तरह अनैच्छिक, इनवॉलेंटरी होते हैं। 1 सेकंड के इतने छोटे हिस्से के लिए इन्हें पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल होगा फिर। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। प्रैक्टिस से इन्हें पहचाना जा सकता है। सोचिए, कोई आपको बधाई दे रहा है, मुस्कुरा रहा है, पर एक पल के लिए उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव, कंटेम्प्ट झलकता है। होंठ का एक कोना हल्का सा ऊपर उठता है। अरे बाप रे। या कोई आपकी बात पर कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल, पर उसकी भौएं एक पल के लिए तन जाती हैं, जो डर या चिंता का सिग्नल हो सकता है। ये दिखाता है कि शायद वो अंदर से सहमत नहीं है। इसका मतलब हम असली और नकली मुस्कान में भी फर्क कर सकते हैं? हाँ, किताब इस पर बात करती है। जो असली सच्ची मुस्कान होती है, जिसे ड्यूशेन स्माइल कहते हैं, उसमें सिर्फ होंठ ही ऊपर नहीं जाते, बल्कि आंखों के आसपास की मसल्स भी सिकुड़ती हैं। आंखों के कोनों पर हल्की सिलवटें दिखती हैं, क्रॉस फीट जिन्हें कहते हैं। अच्छा। नकली मुस्कान में अक्सर आंखें शामिल नहीं होती। तो इन छोटे छोटे भावों को पकड़ना सीखने का मतलब है शब्दों के पीछे की असली कहानी को पढ़ना। चेहरे के इन पल भर के भावों के साथ साथ आवाज और बोलने का ढंग, वो भी तो बहुत कुछ कहता है। किताब इसे वर्बल क्यूज कहती है। हाँ बिल्कुल, यानी क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कैसे कहा जा रहा है। बिल्कुल सही। इसमें 2 मेन चीजें हैं, एक तो भाषा का प्रकार और दूसरा आवाज का टोन। भाषा के प्रकार से क्या मतलब है? मतलब शब्दों का चुनाव कैसा है, वाक्य कैसे बन रहे हैं। जैसे जो कॉन्फिडेंट इंसान होगा, उसकी भाषा अक्सर साफ, सीधी और दृढ़ होती है। मैं ये काम कल तक कर दूंगा। वहीं जो व्यक्ति अनिश्चित है या घबराया हुआ है या शायद कुछ छुपा रहा है, उसकी भाषा में बहुत सारे फिलर वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे एक्चुअली, शायद, मेरा मतलब है। हाँ, वो हिचकिचाहट से दिखती है। बिल्कुल, वाक्यों में हिचकिचाहट हो सकती है या बहुत ज्यादा क्वालिफायर्स हो सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये काम कर सकता है, पर पक्का नहीं हूं। और आवाज का टोन? आवाज का टोन तो हमारी भावनाओं का सीधा आईना हो सकता है। तेज, ऊंची आवाज एक्साइटमेंट, खुशी या गुस्से का संकेत हो सकती है। धीमी, नीची और एकदम सपाट आवाज अक्सर उदासी, थकान या बोरियत से जुड़ी होती है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात है, आवाज में अचानक बदलाव, जैसे बात करते करते आवाज एकदम से पतली हो जाए या कांपने लगे। हाँ, इसे अक्सर स्ट्रेस, घबराहट या झूठ से जुड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि स्ट्रेस हमारे वोकल कॉर्ड्स को सिकोड़ सकता है, जिससे आवाज की पिच बदल जाती है। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, आवाज का लहजा, बोलने की स्पीड, क्या वो बहुत तेज बोल रहे हैं जैसे घबराए हुए हों, या बहुत धीरे जैसे सोच सोच कर, शब्दों पर जोर, बीच बीच में रोकना, ये सब मिलकर इंसान की इमोशनल स्टेट की ज्यादा साफ तस्वीर बनाते हैं। राइट। इन्हें बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस के साथ मिलाकर देखना चाहिए। ये सब समझना तो बहुत दिलचस्प है, पर मुझे लग रहा है कि इसमें गलतियां होने की गुंजाइश भी बहुत है। बिल्कुल है। हम किसी के हाथ क्रॉस करने को असहमति समझ लें, जबकि उसे शायद ठंड लग रही हो, या आंखें चुराने को झूठ समझ लें, जबकि वो बस शर्मीला हो।
किताब इस रिस्क से बचने के लिए क्या कहती है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और किताब इसके लिए 2 गोल्डन रूल्स बताती है। पहला नियम है हर व्यक्ति के लिए एक बेसलाइन तय करना। बेसलाइन, इसका क्या मतलब है? बेसलाइन का मतलब है किसी व्यक्ति का नॉर्मल, सहज, रिलैक्स्ड स्टेट में व्यवहार कैसा होता है। देखिए, हर कोई अलग है। हाँ। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा हाथ हिलाते हैं, कुछ कम आंख मिलाते हैं, कुछ की आवाज हमेशा थोड़ी ऊंची रहती है। ये उनका नॉर्मल है। हाँ। जब तक आप किसी का नॉर्मल नहीं जानते, तब तक आप ये कैसे तय करेंगे कि कोई व्यवहार असामान्य है या चिंता की बात है? तो मतलब पहले ये जानना होगा कि कोई व्यक्ति आमतौर पर कैसा बिहेव करता है, तभी हम किसी बदलाव का सही मतलब निकाल पाएंगे। एग्जैक्टली। और बेसलाइन कैसे पता करें? इसके लिए व्यक्ति को नॉर्मल, बिना स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ऑब्जर्व करें। ओके। जब वो आराम से हो, नॉर्मल बातचीत कर रहे हो, तब ध्यान दें। कैसे बैठते हैं, हाथ कहाँ रहते हैं, कितना आई कांटेक्ट करते हैं, आवाज का नॉर्मल टोन और स्पीड क्या है। ये उनका आधार बन गया। और फिर जब बातचीत किसी सेंसिटिव, जरूरी या स्ट्रेस वाले टॉपिक पर आए, तब इस बेसलाइन से होने वाले बदलावों पर ध्यान दें। अच्छा। क्या आवाज अचानक बदल गई? क्या उन्होंने अचानक आंखें चुराना शुरू कर दिया जबकि पहले वो आराम से देख रहे थे? क्या पोस्चर अचानक बंद हो गया? क्या चेहरे को छूने लगे? ये बदलाव ही असली सुराग है। ये बताता है कि उस खास टॉपिक या सवाल ने उन पर असर डाला है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ। पहले नॉर्मल जानो, फिर डेविएशन देखो। और दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम है क्लस्टर्स में सोचना, यानी किसी एक अकेले सिग्नल पर कभी भरोसा ना करें। क्लस्टर्स जी। मतलब सिग्नल्स का ग्रुप? हाँ, बिल्कुल। क्लस्टर का मतलब है संकेतों का एक समूह जो एक ही तरफ इशारा कर रहा हो, एक ही भावना या इरादे की पुष्टि कर रहा हो। ओके। फिर आंखें भी चुरा रहा है, थोड़ा पीछे हटकर बैठ गया है, जबड़े पिंचे हुए हैं और आपकी बात पर सिर्फ हों हाँ कर रहा है। हाँ। तो ये पूरा क्लस्टर मिलकर ज्यादा मजबूती से बताता है कि वो व्यक्ति शायद असहज है, डिफेंसिव है या असहमत है। हाँ, ये बात समझ में आई। एक उदाहरण से और साफ हो गया। किताब में शायद ऐसा ही कोई जिक्र था कि अगर कोई आपकी बात सुनते हुए अचानक हाथ पैर क्रॉस कर ले, अपनी बाहों को रगड़ने लगे, जिसे सेल्फ सूदिंग कहते हैं, खुद को शांत करने की कोशिश, हाँ। और बातचीत से ध्यान हटाने लगे या नजरें चुराने लगे, तो ये क्लस्टर ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल है। बिल्कुल। क्लस्टर्स में सोचने से गलत मतलब निकालने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक अकेला सिग्नल गुमराह कर सकता है। सही। लेकिन जब कई अलग-अलग सिग्नल, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज का टोन एक ही कहानी कह रहे हो, तो वो एक ज्यादा भरोसेमंद तस्वीर बनाते हैं, जैसे पजल के टुकड़े जोड़ के पूरी इमेज बनाना। ये सब जानकर तो लगता है कि लोगों को समझना एक तरह की जासूसी जैसा है। लेकिन किताब सिर्फ दूसरों को पढ़ने पर ही जोर नहीं देती है ना, ये बातचीत को बेहतर बनाने के बारे में भी कुछ कहती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लोगों को समझना सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है। किताब इस बारे में भी बात करती है कि हम अपनी बातचीत को इस तरह कैसे डिजाइन करें कि लोग ज्यादा सहज महसूस करें और अपने बारे में ज्यादा खुलकर बताएं। इसमें एक टेक्निक है ओपन एंडेड सवाल पूछना। ओपन एंडेड सवाल मतलब ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो सके? सही। जैसे ये पूछने के बजाय कि क्या आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया, आप पूछ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं। अच्छा। या इस मीटिंग के बारे में आपको कैसा महसूस हुआ। ऐसे सवाल लोगों को अपने विचार और भावनाएं विस्तार से बताने के लिए एनकरेज करते हैं, जिससे आपको उन्हें समझने के लिए ज्यादा मसाला मिलता है। और किताब में मिररिंग का भी जिक्र है, मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज या बोलने की स्पीड की हल्की सी नकल करना। ये कैसे काम करता है? ये अजीब नहीं लगेगा? मिररिंग जब बहुत सटल तरीके से और नेचुरली किया जाए तो एक बेहद पावरफुल टेक्निक हो सकती है। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आप तोते की तरह हर हरकत कॉपी करें, बल्कि सामने वाले के पोस्चर, हाथ के इशारों या बोलने की स्पीड को हल्का सा अपना लेना। जैसे अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर लें। अगर वो आगे झुककर बात कर रहे हैं तो आप भी हल्का सा आगे झुक सकते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। जब हम किसी को बहुत हल्के से मिरर करते हैं तो ये सामने वाले को सिग्नल देता है कि हम एक जैसे हैं, हम सिंक में हैं, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। अच्छा, तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस पूरी बातचीत और किताब के मेन आइडियाज को समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से 4 मुख्य बातें हैं जो हमें इस चर्चा से लेकर जानी चाहिए। पहली, कि हमें ध्यान से देखना और सुनना सीखना होगा। लोग लगातार नॉन वर्बल सिग्नल दे रहे हैं, हमें बस उन पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी,
बेसलाइन बनाना जरूरी है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस व्यक्ति का नॉर्मल व्यवहार क्या है और फिर उसमें आए बदलावों पर गौर करना है। तीसरा, हमेशा क्लस्टर्स में सोचें। एक सिग्नल पर निर्भर ना रहें, बल्कि संकेतों के ग्रुप को देखें जो एक ही कहानी कह रहे हों। और चौथी और शायद सबसे जरूरी, कॉन्टेक्स्ट हमेशा मैटर करता है। हाँ, एक ही व्यवहार या सिग्नल अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग कल्चर्स में बिल्कुल अलग मतलब रख सकता है। इसलिए खुला दिमाग रखना और तुरंत नतीजों पे ना पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ सिग्नल्स की कोई चेकलिस्ट याद करने जैसा नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन, समझ और थोड़ी सहानुभूति का मिक्सचर है। बिल्कुल। आखिर में ये सचेतन अवलोकन यानी कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन की कला डेवलप करने के बारे में है। ये स्किल ना सिर्फ हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को बेहतर बना सकती है, बल्कि हमें धोखे, गलतफहमी और बेवजह के टकराव से भी बचा सकती है। ये दूसरों को और शायद खुद को भी एक गहरे लेवल पे समझने का एक पावरफुल जरिया है। तो ये थी पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक से निकली कुछ गहरी और काम की बातें। ये जो नॉन वर्बल सिग्नल्स की दुनिया है, ये वाकई बहुत पेचीदा और दिलचस्प है, और इसमें थोड़ी महारत हासिल करना यकीनन हमारी जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। इस चर्चा के अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। बताइए। अगर हम दूसरों के नॉन वर्बल सिग्नल्स को बेहतर समझने लगते हैं, तो क्या इसका असर हमारे खुद के नॉन वर्बल बिहेवियर पे भी पड़ता है? अच्छा सवाल है। क्या हम इस बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते हैं कि हमारा अपना शरीर उस समय क्या कह रहा होता है, जब हम शायद कुछ और महसूस कर रहे होते हैं या कहने की कोशिश कर रहे होते हैं? हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में ऐसे कौन से राज खोलती है जिनसे शायद हम खुद भी अनजान हो? बिल्कुल सोचने वाली बात है। शायद दूसरों को समझने की इस कोशिश में हम खुद को भी बेहतर जानने लगें। चलिए, अगली बार तक ऑब्जर्व करते रहें, सीखते रहें और समझते रहें। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।